वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। तो आज हम सबसे ड्रेडेड चैप्टर करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। काफ़ी लोगों को डर लगता है। हाई वाई एस वाई हाई वे ए एफ पी पी डी डी एच ए। तो अब क्या करेंगे, इस डर को हटाएंगे, है ना। डर का क्या इलाज है? वॉट इज़ द ओनली वे टू फाइट फियर, टू फेस इट। ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे इज आई एम गोइंग टू टेल यू अ कपल ऑफ ट्रिक्स। वहां पे वी एम लिखा हुआ होगा। वी एम का मतलब क्या है? कल हमने किया था विशेष मंत्र। ठीक है, हाय वेंकट। अरे डरेगा, आज के बाद डर नहीं लगेगा। और क्लास के एंड में मैं आपको, जैसे कल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, वो करवाऊंगा। आप खुद करेंगे, आपके नंबर आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो क्लास पूरी अटेंड करना, शुरुआत से अंत तक, बीच में भाग मत जाना। पिक्चर देखने नहीं आए हो भाई। ट्वेल्थ और ड्रॉपर्स वाले बैच के लिए है। अभी अपने पास 10-15 दिन बचे हैं। अब उस 10-15 दिन का बेस्ट यूज़ करना है। तो हमें ईमानदारी से ये बात ध्यान रखना है। हाय रुशिता। हमें ईमानदारी से इस बात का ध्यान रखना है दैट वी नीड टू गेट थिंग्स सॉर्टेड। ओके, नाउ आई होप, हाय विष्णु। ऑल्सो वन मोर थिंग, yesterday we were able to solve the problems of chemical equilibrium, right? हाय सृष्टि। डिड वी अंडरस्टैंड वन थिंग? इतना डिफिकल्ट जितना हम सोच रहे थे उतनी चीज़ें होती नहीं है यार। और जो मैं वी एम बॉक्स में बनाता हूँ उसका मतलब होता है कुछ। तो विशेष मंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मैं सिर्फ यही कोशिश करूँगा, हाय आर्यन, मैं यही कोशिश करूँगा जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, मैंने वो रिसर्च करके सिर्फ वही टॉपिक्स लिए हैं, वो ईमानदारी से कर लो। उनमें से सवाल आएगा तो आपसे हो ही जाएगा, और उसमें सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सारे आर एस, सारे अगर तेरे को करने हैं, ठीक है, तो उसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। थोड़ी तो ट्राई मारनी पड़ेगी ना। ठीक है। हाँ सृष्टि, हाँ प्रांशु। तो एक बात बताओ यार, अगर आखिरी 15 दिन में कोई टॉपिक से तुम्हें इतना डर लगता है कि अभी तक तुमने उसको छोड़ ही दिया है, और अब उसके अगर मीडियम और इजी लेवल के सवाल तुमसे हो भी जाते हैं, तो जेई के अंदर के हमारे पास ज़्यादातर चैप्टर में देख लो कैसे आते हैं। ठीक है, ये कोई मेरा दोस्त आ गया है। अच्छा, अगर मेरा नाम होगा ना, ये पॉसिबल नहीं है कि तुम हो भाई, मेरा नाम होगा तो उस पर ग्रीन टिक होगा। ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ चैट ये। कुछ कुछ तो करते रहते हैं बच्चे यार। नमन, नमस्ते भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का दिन। 11th के लिए आएगा ये। अभी ये सिर्फ ड्रॉपर्स और 12th वाले बच्चों के लिए है जिनका जेई मेंस है अभी। ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, विपुल मेहता, आईआईटी बॉम्बे। अगर आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की किताब है आईली पब्लिकेशन की, तो उसका ऑथर। ठीक है, क्लास को टाइम पे ज्वाइन करिए। क्लास हमेशा पूरी देखिए। अगर क्लास मिस हो जाए तो वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिवाइज द क्लास बिफोर यू कम, नेवर स्पैम, बी पोलाइट विथ योर टीचर्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ एवरी वन। यूज योर माई डाउट सेक्शंस which is present near the chat option. Hi Snehanjali. Hi Harsh. Okay, and make sure that you don't disturb the class when you are asking those doubts. Okay, करें आप सवाल। ठीक है, अगर आप ये लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आपके पास क्रोम या फायरफॉक्स पे लेक्चर चल जाएगा। मोबाइल पे देख रहे हैं तो एंड्रॉइड पे देख के कर लीजिए। ठीक है, जेड एस डीपीपी लास्ट में करेंगे यार, समय मिलेगा तो। देखो अभी क्या है, मेरे पास बहुत प्रेसिंग इशूज़ हैं। डीपीपी के तो फिर भी सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, राइट। तो मैं लास्ट में बताऊंगा तुम्हें। तब तक के लिए पहले अपन आज की चीज़ें कर लेते हैं। आयोनिक एक बहुत ही डर लगता है बच्चों को यार। नेसेसरी टू नो केमिकल इक्विलिब्रियम, थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए यार। आयोनिक में भी इक्विलिब्रियम लगा हुआ है ना यार। ठीक है, तो जेई मेंस वाले बच्चों के लिए जिनका 15 दिन बाद 18 दिन बाद एग्जाम है, उनके लिए है ये। शुरू करें। दिस टॉपिक इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, ये हम कवर करने वाले हैं आज। ऑटो प्रोटोलिसिस, कॉमन आयन इफेक्ट, पीएच कैलकुलेशन, पीएच फॉर मिक्सचर्स, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर्स, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, इंडिकेटर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब मुझे पता है कि आपको इससे डर लगता है ना। डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो आर्नियस साहब के हिसाब से अच्छा एसिड क्या होता है? ट्रिक्स आएगी बेटा, यहाँ पे देख नीचे वीएम लिखा हुआ ना, विशेष मंत्र, वहां पे ट्रिक्स आएगी। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि H2O को देखते हैं, तो आर्रीनियस इक्वेशन के हिसाब से H2O H प्लस भी दे रहा है और OH माइनस भी दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस आपके पास ये एसिड भी है और ये बेस भी है। अगर मैं पानी का कॉन्सेंट्रेशन C बोलता हूँ, जीरो लेता हूँ, जीरो लेता हूँ, T इक्वल टू जीरो पे, तो T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा। Now water is a strong electrolyte or a weak electrolyte? Water is a very weak electrolyte. अगर water weak electrolyte है तो अल्फा बहुत छोटा होगा 1 से, अगर अल्फा 1 से बहुत छोटा तो ये अप्रोक्सीमेटली C हो जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखता हूँ KD, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा आपके पास, वो होगा H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो है C इंटू 1 माइनस अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास C, यस और नो। अगर ये C है तो ये कांस्टेंट ही हो गया, यानी कि ये भी कांस्टेंट हो गया। हाय रणवीर, so can I say this KD into H2O is constant and this will be H plus into OH minus, yes or no? So can I say one more thing, now this whole thing I call it as KW, that is ionic product of water. Now this ionic product of water is nothing but H plus into OH minus. यहां तक क्लियर है क्या? तो ये अपन को ध्यान रखना है। अगर मैं बोलता हूं कि 20, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। सो आई कैन से PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH, yes or no? Now at 25 degree Celsius this is 14, because at 25 degree Celsius this is 10 to the power of minus 14. ये सबको क्लियर है? यही करवाया है भाई, 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते हो, 1 मिनट में ये सब करवा देता हूं मैं। मेरे लिए हर समय की जो कीमत है ना बहुत ज़्यादा है यार, तो टाइम पे आया करो। तुम लोगों के लिए 1 मिनट की कीमत है ना, लेट मत हुआ करो। ये क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्रिक क्या है इसमें जो आपको नहीं बताते हैं। पहली चीज़ जो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ विशेष मंत्र। विशेष मंत्र, अगर मैंने आपसे पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये जेई में सवाल आ चुका है, बताओ क्या होगा, तो वो होगा 10 की पावर माइनस 14, क्योंकि ये H प्लस इंटू OH माइनस है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होगा, 1000/18, हाँ या ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होगा, अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml कह रहा हूँ, तो अगर 1 ग्राम पर ml कह रहा हूँ तो क्या कह सकते हैं हम, 1 ग्राम तो 1/18 मोल्स, और 1 ml मतलब क्या हो गया, 1/1000। तो ये सवाल आया था एक बार जेई के अंदर कि आप बताओ डेंसिटी KD की वैल्यू बताओ, ये समझ में आ गया। दूसरा, अब लीच एटिलियर प्रिंसिपल, दिमाग लगाएंगे अपन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ PH क्या होता है, PH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, अच्छी बात है। POH क्या होता है, PH होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, येस और नो? वो मैं सही करवा दूंगा यार, जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं है, ये वाला तो कर लो। आप लोगों ने तो अटेंड किया होगा ना। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, माइनस लॉग H प्लस, ये माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ये क्लियर है। अब मेरी एक बात बताओ, ये रिएक्शन में बॉन्ड्स टूट रहे हैं क्योंकि H2O इज ब्रेकिंग, तो इसका डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पे क्या आएगा, हीट यहां पे आएगा। तो अगर लीच एटिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से कहते हैं तो क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जहां पे हीट नहीं लिखा हुआ है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो H प्लस की वैल्यू बढ़ेगी और OH माइनस की वैल्यू भी बढ़ेगी, हाँ या ना? अगर H प्लस की वैल्यू और OH माइनस की वैल्यू बढ़ेगी तो pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो pH की वैल्यू कम होगी और POH की वैल्यू भी कम होगी, हाँ या ना? ये भी एक जेई में सवाल आया था। तो इसमें विशेष मंत्र क्या है, ये 2 विशेष मंत्र हैं जो सब लोग भूल जाते हैं। पहली बात, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने पे इस रिएक्शन में क्या होगा। क्लियर है सबको ये विपुल का मंत्र, विशेष मंत्र? आगे बढ़े, चलिए। कॉमन आयन अफेक्ट, इसकी मैं पहले एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। वीक विल
नॉट कंट्रीब्यूट टू कॉमन आयन। याद रहेगा ये। अगर वीक है तो वो कॉमन आयन को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, स्ट्रांग उसको हटा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब अल्फा 1 है उसका, तो ये हो गया आपके पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं कहता हूं उसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है तो उसका इक्विलिब्रियम क्या आएगा, H प्लस प्लस A माइनस, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा C1 0 0 एट T इक्वल टू 0। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 0 C1 C1। यस और नो। अरे इसके नोट्स मिल जाएंगे यार, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो यार, प्लीज। मैं अच्छी स्पीड पे जा रहा हूं, उसको बना के रखो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। तुम्हारा ही एग्जाम है भाई 15 दिन बाद, मैं तो 1 घंटे तक पढ़ाता रहूंगा इसे। हाँ यार केपी देख ले, रिकॉर्डिंग नहीं करना है तो चलेगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है यार, तू खुद अपने लिए सोच। अगर मैं कहता हूं एच बी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जगह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका अल्फा 1 से बहुत छोटा है, तो मान लो कॉन्सेंट्रेशन इसका C2 है, C2 0 0, तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये C2 1 माइनस अल्फा C2 अल्फा C2 अल्फा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कॉमन आयन है। अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट आर put together and they share a common ion according to simultaneous equilibrium, this should be C1 plus C2 alpha and this should be C1, yes or no? So can I say that concentration of H plus will be C1 plus C2 alpha, हाँ और ना, सही है या गलत है? अब अल्फा 1 से बहुत छोटा है तो ये वैल्यू आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, सो कैन आई से इट इज नथिंग बट C1 ओनली। सो आप क्या कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट C1 ओनली, सिंपल इनफ, ये बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो यही मैंने लिखा है विशेष मंत्र, वीक विल नॉट कंट्रीब्यूट टू कॉमन आयन। ये वीक है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है C2 अल्फा, उसको हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या ये बात सबको, हाँ या ना? सृष्टि बोल रही है यस सर। नमन सही बात है, बहुत बढ़िया। अभी एक चैप्टर अपन ऐसा तगड़ा कर लेंगे ना आज, देखो फोड़ोगे तुम, अभी खुद ही सवाल होंगे तुमसे, रुको। मोनोबेसिक एसिड, आप एसिड के लिए क्यों करा रहे हो, बेस के लिए क्यों नहीं करा रहे हो? मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एसिड के लिए कर लो, बेस के लिए हमेशा आंसर निकाल सकते हैं अपन। तो अगर मैं मोनोबेसिक एसिड कहता हूं तो क्या हो सकता है, या तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या मोनोबेसिक में एक वीक एसिड हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका अल्फा कितना होगा, 1। वीक एसिड है तो उसका अल्फा कितना होगा, 1 से बहुत छोटा, हाँ या ना? तो अगर मैं कहता हूं कि H एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यह आएगा H प्लस प्लस A माइनस। अगर मैं T इक्वल टू 0 पे कहता हूं उसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो C 0 0। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये 0 C। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ गया, C आ गया, तो pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो pH क्या आ गया, माइनस लॉग C। सिंपल, कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैं बोलता हूं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से आ जाएगा PD, थोड़ा पढ़ाई भी कर ले यार। अगर मैं कहता हूं कि ये आपके पास HB है, ठीक है, तो ये क्या होगा, H प्लस प्लस OH माइनस, सॉरी H प्लस प्लस B माइनस। नाउ T इक्वल टू 0 पे क्या करेंगे हम, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका 0 है, इसका 0 है। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये होगा C1 माइनस अल्फा, ये होगा C अल्फा, ये होगा C अल्फा। आपको इसका Ka दिया हुआ होगा, तो क्या आप कह सकते हो कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली C होगी? तो क्या मैं कह सकता हूँ Ka की वैल्यू क्या होगी, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C, यानी कि C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ Ka बाय C। तो बताओ H प्लस की वैल्यू क्या होगी, H प्लस होगा C अल्फा, अल्फा मुझे नहीं दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C, हाँ या ना? Yes or no? So now if I ask you to find the log on, no, SK, क्यों टाइम पास कर रहा है यार? देखो यार, ये क्लियर है? अगर मैं कहता हूं कि मुझे pH निकालना है तो pH क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दिस, यानी कि pH क्या हो जाएगा, माइनस हाफ
लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ सी. सिंपल है ना. सिंपल. अब अगर मुझे सपोज बेस के लिए आंसर निकालना है, ठीक है, तो मैं यहां पे एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखो. अगर मुझे एसिड का आंसर पता है और मुझे बेस का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रिप्लेस H प्लस बाय ओ एच माइनस, रिप्लेस पी एच बाय पी ओ एच, रिप्लेस के बाय के बी. चलो, अगर मैं कहता स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह, अगर मैं कहता सपोज स्ट्रॉन्ग बेस का आंसर बताओ क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ. H की जगह पे आ जाएगा पी ओ एच और माइनस लॉग सी, खत्म. अगर मैं कहता कि वीक बेस होता, उसका कॉन्सेंट्रेशन C और ये Kb दिया हुआ है, तो क्या आंसर आएगा बताओ. H की जगह PH OH आ गया और यहां पे क्या आ गया, माइनस हाफ लॉग ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ C, खत्म. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एसिड का आंसर निकालो, बेस का अपने आप निकल जाएगा. क्लियर है क्या सबको ये बात? यस और नो? तो PaOH आ गया तो pH क्या आएगा, 14 माइनस pH, वो भी कर लोगे. अगर मैं कहता डेंजर जोन, स्पेशल केस, अब मैं एक स्पेशल केस बता रहा हूं. सपोज मैंने आपसे कहा कि HCl आपको दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 8 मोलर, तो क्या ये कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 मोलर से कम है? हाँ. तो इस केस के अंदर क्या होगा, आपको कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां से H प्लस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर माइनस 8 0 0. नाउ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो अगर मैं सपोज वाटर नहीं लेता तो pH क्या आता, 8. क्या pH 8 हो सकता है क्या एसिड का? नहीं, इट हैज टू बी लेस देन 7. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक. यस, तो ये मान लो यहां से x है, यहां से x है. अब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो ये प्लस x, ये 10 की पावर माइनस 8. So I can say H plus into OH minus is equal to 10 की power minus 14. So I can say x plus 10 to the power of minus 8 into x is equal to 10 की power minus 14. So I can say x square plus 10 to the power of minus 8x minus 10 to the power minus 14 is equal to 0. Or I can say x is equal to minus 10 to the power of minus 8 plus minus under root of 10 to the power of minus 16 plus 4 into 10 to the power of minus 14 by 2. So if you will solve, you will get x is equal to 9.5 into 10 to the power of minus 8. नहीं, वाटर से 10 की पावर माइनस 6 अज्यूम, वो गलत तरीका है. क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से एग्जैक्ट आंसर आएगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बताओ H प्लस की वैल्यू क्या है. H प्लस की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 8 प्लस 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, यानी कि 10.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8. तो अगर मैं pH कहता हूं तो pH कितना आएगा, 8 माइनस लॉग ऑफ 10.5. यार पीडी, तू थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में क्यों नहीं आया यार? अब यहां पे आके तू ये सब सवाल पूछ रहा है यार. प्लीज डिस्टर्ब मत कर दूसरों को, ठीक है? तो एक बात बताओ, ये log ऑफ 10.5, log 10 1 होता है, तो log 10.5 1 से जस्ट बड़ा होगा, तो ये 1 से जस्ट छोटा होगा. तो 8 माइनस 1 से जस्ट थोड़ा बड़ा नंबर क्या होगा, 7 से जस्ट छोटा. तो आई कैन से द pH अगर देखोगे तो इसमें 6.97 आएगा. अब ट्रिक सुनो मेरी, अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से छोटा है तो मैं इसको बोलता हूं डेंजर जोन. बराबर भी ले लो. डेंजर जोन में क्या होता है, अगर एसिड है, ठीक है, तो क्या होगा, pH जस्ट लेस देन 7. अगर बेस है तो क्या होगा, pH जस्ट ग्रेटर देन 7. तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अरे नहीं, सॉल्व नहीं करना है बाबा, एजी सॉल्व नहीं करना है. ये log 10.5 की वैल्यू निकाल ले, 1 से बड़ी होगी, बस मैं ये बोल रहा हूं. तो 7 से थोड़ा छोटा होगा. तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं. सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, सपोज मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा pH ऑफ 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 मोलर HCl, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6.97. तो मैं देख को ही बोल सकता हूं क्या आंसर होगा, बताओ. 8 तो हो ही नहीं सकता, 7 से कम होना चाहिए. 6 होगा क्या, नहीं. क्यों? क्योंकि डेंजर जोन है. डेंजर जोन है, बिल्कुल है, डेंजर जोन है, 7 से जस्ट कम, खतक, आंसर आ गया. सॉल्व ही नहीं करना है.
आया समझ में? सॉल्व तो तुमको अभी एक बार मैंने करके बता दिया। अब ये सवाल जेई में आया था तो आपको सॉल्व नहीं करना था, खटैक से आंसर लिखना था सिर्फ। तो ट्रिक समझ में आ गई है। डेंजर जोन अगर है और एसिड है तो पीएच जस्ट 7 से छोटा, डेंजर जोन है और अगर बेस है तो पीएच जस्ट 7 से बड़ा। मैंने उसको सॉल्व भी कर दिया है, वो अलग बात है, तो भी वही आएगा अप्रोक्सीमेटली जस्ट 7 से छोटा। ठीक है, क्लोज होंगे यार, इतना जीवन खराब थोड़ी होगा यार। रहने मैथ्स थोड़ी टेस्ट करनी है, केमिस्ट्री टेस्ट करवाएंगे ना तेरे से। मयंक लेट नहीं हो सकते जीवन में, ठीक है, ट्रेन छूट जाती है। आगे बढ़े। अगर मैंने आपको मिक्सचर दे दिया, ठीक है, तो मैंने सपोज मिक्सचर दिया एक 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का। चलो पहला एसिड, अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है यार। ये HA1 ले लो, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसका C2 है। चलो करें, फटाक से करेंगे अब इसको। H प्लस प्लस A1 माइनस, ये मान लो HA2, ये देता है आपको H प्लस प्लस A2 माइनस। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे क्या लिखे अपन? C1 0 0। T इक्वल टू 0 पे यहां पे क्या लिखे? C2 0 0। तो क्या, हाँ भाई हमेशा T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आहा आहा आहा, कुछ भी फॉर्मूला कहीं पे भी, फॉर्मूला ही तो याद नहीं करना है ना मेरे भाई, फॉर्मूला ही तो याद नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इसका भी अल्फा 1 है और इसका भी अल्फा 1 है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या होगा? 0 C2 C2। अब कॉमन आयन है ये H प्लस, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? बराबर कर देते हैं, कल बताया था मैंने ये। तो बताओ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। तो बताओ पीएच क्या हो जाएगा? माइनस लॉग C1 प्लस C2। खटैक खटैक, आ गया ना? फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है क्या इसमें? नहीं ना। चलो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये, स्ट्रॉन्ग एसिड 1 स्ट्रॉन्ग एसिड 2 का ये है, हाँ हो गया। और क्या मतलब, क्या शहनाई थोड़ी बजेगी कोई। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका C2 है। बताओ इसमें क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे बताओ? पीएच की जगह POH आ जाएगा, माइनस लॉग C1 प्लस C2। खटैक, यू विल गेट रिकॉर्डेड लाइक दिस बाबा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड है। ओ हो, विपुल का मंत्र, विशेष मंत्र क्या कहता है? भूलिए मत, कॉमन आयन अफेक्ट। ये ट्रिक ध्यान रखना। क्या करोगे? कॉमन आयन अफेक्ट, इसका मतलब वीक वाले को भूल जाओ। तो सपोज मैं आपको एक सवाल देता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है और इसका Ka दिया हुआ है। ठीक है, चलो फटाक से बताओ क्या करेंगे? ये आ गया HA H प्लस प्लस A माइनस, ये कहता हूं मैं C1 0 0, ये हो जाएगा, इसका अल्फा 1 है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या हो जाएगा? 0 C1 C1। खटैक। अगर मैं कहता HB हमारे पास है तो वो क्या होगा? H प्लस प्लस B माइनस, C2 0 0, C2 1 माइनस अल्फा, C2 अल्फा, C2 अल्फा। क्या कह सकते हैं? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा 1 से बहुत छोटा है। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक में अगर आप शेयर करवाते हो तो क्या कर सकते हो कि जो कॉमन आयन है वो आप यही मान सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग से ही आया है। खत्म। बताओ पीएच क्या आएगा? खटैक, खटैक हो गया भाई। देखो एक सवाल दूं इसके ऊपर, जेई में सवाल क्या आया था? 0.1 मोलर HCl को मैंने मिला दिया 0.1 मोलर CH3COH के साथ, ठीक है, और इसका मैंने आपको K दे दिया 10 की पावर -5। आपको मैंने कह दिया वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। बताओ पीएच कितना होगा? तो खटैक से क्या लिखोगे? अरे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लिख दिया। अरे ये तो वीक एसिड है, लिख दिया। तो आपने कहा अरे भाई सुनो, मैंने कहा क्या हो गया? बोलता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड है, विपुल का मंत्र क्या कहता है कि कॉमन आयन अफेक्ट लगेगा, इसको भूल जाओ। तो ये अफेक्टिवली क्या सवाल हो गया? 0.1 मोलर HCl, पीएच क्या आ गया? माइनस लॉग 0.1। खत्म। आ गया ना 1 सेकंड में, है ना भाई सागर भाई? 1 सेकंड में आ गया ना? अरे वॉल्यूम भी 1 लीटर ही है भाई। यहां तक क्लियर है क्या? तो अब ये सवाल जेई एडवांस में था, मेंस में नहीं था जो मैंने किया है। वो लेस देन 1/10 होगा ही होगा यार।
ठीक है, होगा ही होगा। आगे बढ़े, आगे मैं लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, भागना मत, आज पूरे अंत तक करके जाना पूरा, ठीक है। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अरे यार ये तो आप मेरे से पूछो ही मत। चलो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, ये HCl ले लिया, ये NaOH को ले लिया, अच्छी बात है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो इसमें 3 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये मान लो मोलारिटी M1V1 है, इसकी मोलारिटी M2V2 है, ठीक है। अब बताओ क्या करें, या तो HCl के मोल NaOH से ज़्यादा होंगे, या HCl के मोल NaOH के बराबर होंगे, या HCl के मोल NaOH से कम होंगे, यही पॉसिबिलिटी है। इस केस में अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर, तो ये आपके पास अभी अपन देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये न्यूट्रल होता है, तो इसका pH तो 7 होता है, पानी का भी pH 7 होता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो SM, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ फर्स्ट केस में क्या बचेगा, फर्स्ट केस में HCl बच जाएगा, कितना HCl बचेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं C कहता हूं तो कितना बचेगा, M1V1 माइनस M2V2, तो बच गए उसके मोल्स, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन। तो pH क्या आएगा फर्स्ट केस में, माइनस लॉग ऑफ C, हाँ या ना। सेकेंड केस में pH क्या आएगा, pKw/2 या फिर 7, न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक सॉल्ट बन रहा है, दोनों बराबर हैं। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में क्या होगा, NaOH बच जाएगा, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं C कहता हूं तो वो क्या होगा, M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका pH अगर माइनस लॉग C है तो POH क्या हो जाएगा, इसका माइनस लॉग C, खत्म। क्लियर है क्या सबको ये, बट HCl एसिड था, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो आंसर आता है स्ट्रॉन्ग बेस में उसका आंसर उल्टा आता है। क्लियर है क्या ये बात, ये सबको क्लियर है। अगर मैं इसकी जगह कहता कि हमारे पास 2 वीक एसिड हैं तो क्या होता, अगर मैं कहता कि मेरे पास एक वीक एसिड 1 है और एक वीक एसिड 2 है तो क्या होता, तो इसको वैसे अपन कॉमन आयन से डिराइव कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है और ये Ka1 दिया हुआ है, इसका C2 है और ये Ka2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे H प्लस की वैल्यू आती है आपके पास अंडर रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2। इसको डिराइव करने का समय नहीं होगा आपके पास। क्लियर है क्या ये बात। अगर मैं कहता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड वीक बेस है, पॉलीप्रोटिक सॉल्ट है, VM का फंडा सुन लो क्या है, स्ट्रॉन्ग आयंस, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट हाइड्रोलाइज, या इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखूं तो मैं कह सकता हूं कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विल नॉट हाइड्रोलाइज, कैंसिल हो जाता है वो। दूसरी बात ये, जो वीक है उसको देखो, वीक है उसको देखो, ठीक है, वीक है उसको देखो। ये समझ में आ गई क्या सबको। अच्छा, अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, अगर ये सवाल आ जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस पेपर को, इसको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। यहां पे मैं लिख रहा हूं सॉल्ट, यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका pH, ठीक है। अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपको दिया हुआ है Na3PO4, उसका कॉन्सेंट्रेशन C दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है Na2HPO4, और मान लो आपको दिया हुआ है NaH2PO4, सपोज ये सब सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। चार्ज बैलेंस मेथड अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार, जरूरत ही नहीं है तुझे, उसके बिना ही तरह से इक्विलिब्रियम से हो जाएगा। चार्ज बैलेंस लंबा तरीका होता है, छोटा नहीं होता है, ठीक है।
तू माइक्रो कोर्स में मैं बता दूंगा तुझे, अभी टाइम मत वेस्ट कर। सबसे पहले मुझे बताओ इस टेबल में सारे वीक वीक कौन 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 से हैं। तो पहले इन चार को देखो, पहले इन चार को देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बताओ इसमें वीक कौन कौन सा है। इसमें ये वीक है, ये वीक है, इसमें ये वीक है, इसमें ये वीक है, इसमें कोई भी वीक नहीं है। हाँ या ना? क्लियर है? इसमें कोई भी वीक नहीं है, के एच हटा दो। इसका पी एच क्या होगा, पी के डब्ल्यू बाय 2 यानी कि 7, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन, खत्म। इसमें कौन वीक है, बेस, तो यहां पे आ जाएगा के डब्ल्यू बाय के बी। इसमें कौन वीक है, एसिड, तो आएगा के डब्ल्यू बाय के ए। इसमें कौन वीक है, दोनों, तो आएगा के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी। आया क्या समझ में? हाँ या ना? सिर्फ वीक को देखो, ये देखो विपुल का मंत्र, वीक है उसको देखो। क्लियर है? चलो अब मुझे यहां पे बताओ कि अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पे जो भी पीएच आए वो मुझे पता है कि 7 से छोटा आना चाहिए। यहां पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो यहां पे पीएच जो भी आए वो 7 से बड़ा आना चाहिए। हाँ या ना? चलो अब क्या करें, अब सिंपल है, 7 से छोटा आना चाहिए तो हाफ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी के डब्ल्यू, यहाँ क्या लिखा हुआ है, के बी। पी के डब्ल्यू कितना होता है, 14, 14 बाई 2 हो गया 7, 7 से छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए तो क्या आएगा, माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। क्लियर है? पी के डब्ल्यू, अरे यार माइनस लॉग के डब्ल्यू, लो भाई लो। ठीक है, चलो यहां बताओ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच 7 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के डब्ल्यू और के वे, तो मैंने लिख दिया हाफ पी के डब्ल्यू, लिख दिया। अब बताओ प्लस होगा या माइनस होगा। पी के डब्ल्यू होता है 14, 14 बाई 2 हो गया 7, तो 7 प्लस होना चाहिए क्योंकि 7 से ज्यादा आना चाहिए पीएच, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग वाला कॉम्पोनेंट इसका बेस है। तो क्या आएगा, प्लस पी के ए प्लस लॉग सी, दोनों प्लस। आया समझ में? ये फॉर्मूले इस तरीके से याद हो जाएंगे सारे। अच्छा यहाँ पे दोनों वीक है, हमेशा सिर्फ वीक वाला ही हाइड्रोलाइज होता है। देखो स्ट्रॉन्ग वाला तो हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाला हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है। अगर वीक एसिड वाला कंपोनेंट हाइड्रोलाइज होता है तो ये आता है, बेस वाला होता है तो ये आता है। तो अगर दोनों होंगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो और उसका एवरेज ले लो, तो क्या आएगा बताओ। दोनों को ऐड करो, हाफ पहले वाले की तरफ से पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी प्लस लॉग सी, दूसरे वाले की तरफ से प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। खटैक। C is the concentration of salt। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है? हाँ या ना? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता है? अरे यार ले चल, देख ही ले अभी तू। सपोज तूने ये ले लिया, ठीक है, CH3COONA। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, दिस प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस, यही होगा। तो अगर मैं तेरे से कहता हूं कि इसका अल्फा 1 है क्योंकि ये सॉल्यूबल सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, सारे सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं सोडियम के, इसका भी अल्फा 1 है। जिनका अल्फा 1 है उनको ब्रेक कर पूरा, इसका अल्फा 1 है तो ये पूरा टूटेगा। चल भाई आजा, इसका अल्फा 1 है, तोड़ो इसको पूरा, तोड़ दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बेहतरीन। सोडियम बचा क्या? नहीं ना। तो कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि Cl माइनस हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। तो इफेक्टिवली क्या बचा, सिर्फ वीक वाला कंपोनेंट, वही हाइड्रोलाइज होता है। आया सबको समझ में? हाँ भाई। अब इंपॉर्टेंट चीज, पहले मुझे बताओ कि इनमें हाइड्रोलाइज कौन हो रहा है। क्या सोडियम प्लस हाइड्रोलाइज होगा? क्या सोडियम प्लस हाइड्रोलाइज होगा इसमें? नहीं। इसमें कौन हाइड्रोलाइज होगा, PO4 3 माइनस। क्या इसमें हाइड्रोलाइज होगा सोडियम प्लस? नहीं। इसमें कौन हाइड्रोलाइज होगा, HPO4 2 माइनस। क्या इसमें Na हाइड्रोलाइज होगा? नहीं। इसमें कौन होगा, H2PO4 माइनस। तो अगर आपको कभी ये दे दिया सॉल्ट पॉलीप्रोटिक का, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये H3PO4 अगर टूटता है तो मिलता है H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, ये आ गया KA1। H2PO4 माइनस अगर टूटता है
तो आता है H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, ये आ गया Ka2, और H2PO4 माइनस, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको हटा के HPO4 माइनस कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा HPO4 माइनस, और फिर ये HPO4 माइनस टूट कर देगा H प्लस प्लस PO4 माइनस। ये क्लियर है क्या? पहले एक बताओ, PO4 माइनस अगर मैं कहता हूं तो वो सिर्फ क्या कर सकता है? वो सिर्फ H प्लस ले सकता है, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं बात करता हूं HPO4 माइनस की, तो वो H प्लस ले भी सकता है और H प्लस दे भी सकता है। अगर लेगा तो ये बनाएगा, और अगर देगा तो ये बनाएगा। तो जो चीज एसिड की तरह भी काम कर सकती है, H प्लस दे रहा है तो एसिड है, H प्लस ले रहा है तो बेस हो गया। तो क्या ये एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक हो गया क्या, हाँ या ना? सिमिलरली अगर मैं कहता हूं आप मेरे को बताओ H2PO4 माइनस, क्या वो H प्लस दे सकता है? हाँ। क्या वो H प्लस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेगा, तो ये भी क्या हो गया? एम्फीप्रोटिक, हाँ या ना? तो अगर आपको देखा जाए तो यहां पे ये वाला केस और ये वाला केस तो एम्फीप्रोटिक का है। ये क्लियर है क्या? अच्छा, मुझे बताओ एम्फीप्रोटिक मैंने लिखा HPO4 माइनस, यहां से अगर ये H प्लस लेगा तो HPO4 माइनस से H2PO4 माइनस बन रहा है। ये कौन सी इक्वेशन में क्या आएगा? ये दोनों कहां आ रहे हैं? HPO4 माइनस और H2PO4 माइनस, ये दोनों इस इक्वेशन में आ रहे हैं। इसका K कितना है? Ka2, तो यहां पे लिख दिया मैंने Ka2। समझ में आया? अगर HPO4 माइनस और PO4 माइनस कहता हूं, ये HPO4 माइनस है और PO4 माइनस है, इसमें K कौन सा है? Ka3, यहां लिख दिया मैंने Ka3। समझ में आ गया? अगर आपको पूछा ट्रिक सुनो भाई, एम्फीप्रोटिक में क्या करो? एम्फीप्रोटिक में आप क्या करोगे? एवरेज ऑफ पीके। एवरेज ऑफ पीके मतलब क्या हो गया? बताओ भाई, इसका पीएच क्या होगा? इसका पीएच क्या होगा? जल्दी से बताओ। हाफ कौन से के है? K2 K3, खटैक से लिख दो, हाफ PK2 प्लस PK3, खत्म। आया समझ में? बाकी सब कुछ डिराइव करना ही नहीं है आपको, ऐसे ही आ जाएगा। चलो इसका बताओ H2PO4 माइनस का। H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस कहां पर है? ये है H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस, तो यहां पर है। इसका K कितना है? Ka2, तो यहां लिख दिया Ka2। H2PO4 माइनस H3PO4 माइनस, H3PO4 कहां पे है? वो है यहां पे। इसका K कितना है? K1, यहां लिख दिया K1। क्या ये एम्फीप्रोटिक है? हाँ है। कौन कौन से K इन्वॉल्व है? K1 K2, खटाक से लिख दिया PK1 प्लस PK2, खत्म। और इसके अंदर क्या है? एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है। एनायन कहां पे हाइड्रोलाइज होता है? जब ये वीक एसिड वाला केस है, ये वाला केस है। बस यहां पे Ka है, यहां पर Ka3 आ जाएगा। क्या आएगा? हाफ PKW प्लस PKA3, तीसरा वाला, प्लस लॉक्सी, खत्म। ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। ये है ना, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड फर्स्ट वाला केस करेगा भाई, बाकी दोनों नहीं करेंगे। ठीक है भाई? ये जी पूछ रहे हो, बता रहे हो। देखो जेई का सवाल दूं एक, अभी देखो ऑब्जेक्टिव तरीके से करोगे। जेई एडवांस का सवाल है ये। स्विटर आयन क्या होता है? वही तो होता है, एसिड बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। दूसरे और तीसरे क्या? अरे यार फर्क नहीं पड़ेगा, वही तो कह रहा हूं यार। देखो भाई सुनो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैं कह रहा हूं ना, मैं ये अज्यूम करके कह रहा हूं कि समय कम है। ठीक है? एक क्वेश्चन करके बताओ खटाक से। ये क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है NaHCO3 0.1 मोलर। ठीक है? तो ये सॉल्ट है। आपको दिया हुआ है K1 ऑफ H2CO3 इज इक्वल टू X, या आप ले लो PK1 दिया हुआ है इसका X और PK2 दिया हुआ है इसका Y। बताओ क्या करें? इसका पीएच कितना होगा? जल्दी से बताओ। तो खटैक से क्या लिखोगे? अरे सोडियम तो हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं। हाइड्रोलाइज कौन होगा? HCO3 माइनस।
जैसे ही HCO3 माइनस कहोगे ये H प्लस दे भी सकता है, हाँ दे सकता है, ये H प्लस ले भी सकता है, हाँ ले सकता है, तो ये एम्फीप्रोटिक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पीएच इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई। खटैक हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यार ये जेई एडवांस का सवाल है भाई, तो कुछ कुछ चीजें ध्यान रखो भाई। देखो आपको क्या करना है, इस टेबल को ध्यान रखना है बस, इतना करोगे हाइड्रोलिसिस में सब हो जाएगा आपसे, ठीक है? अरे मेंस के लिए बता रहा हूं भाई, बट एडवांस का सवाल भी तेरे से हो गया तो दिक्कत थोड़ी है भाई, HG है कि नहीं? ओ हो बफर। यार बफर का फंडा बताऊं, ये बहुत लोगों को बहुत डर लगता है, इससे एक ट्रिक बताता हूं मैं, ठीक है? बफर के अंदर क्या लोग समझते हैं कि वो डफर है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? ट्रिक क्या है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, या फिर वीक बेस और उसका सॉल्ट। ये इसका विशेष मंत्र है। ये बन रहा है तो आप बफर बन गया है आपके पास, ये अगर हो गया है तो बेसिक बफर है, ये अगर बन गया है तो एसिडिक बफर है। अब सॉल्ट कब बफर बनता, दिमाग ही हिल जाता है, तो तूने गलत तरीके से याद किया है ना। अभी देखो मैं प्रूव करता हूं, देख तरीका समझ। सपोज मैंने तुझे कहा कि मिक्सचर है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का, तो इसका मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका M2 है, इसका वॉल्यूम V2 है, ठीक है? तीन केसेस क्या हो सकते हैं जब ये मिलेंगे, तो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड के मोल वीक बेस से ज़्यादा होंगे, या दोनों के मोल बराबर होंगे, या वीक वाले के मोल ज़्यादा होंगे। यही तीन केसेस हो सकते हैं, हाँ या ना? इस केस में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और उसके बाद कोई भी सॉल्ट हो, इट इज एज गुड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा सी, जल्दी से बता, कॉन्सेंट्रेशन सी कितना आएगा इसका? M1V1 माइनस M2V2, तो उसके मोल बच गए, अपॉन V1 प्लस V2। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन सी है, बताओ पीएच क्या होगा इस केस में? माइनस लॉग सी। खटैक, हाँ या ना? अगर मैं कहता दोनों बराबर होंगे तो सिर्फ एक सॉल्ट बचेगा। इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सी क्या होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन आप लिख सकते हो M1V1 बाय V1 प्लस V2, या फिर आप लिख सकते हो M2V2 बाय V1 प्लस V2, दोनों बराबर ही हैं। एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, हाइड्रोलिसिस हो गया, जल्दी से बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग सी। खटैक से चिपका दो यहाँ पे, पीएच इज हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग सी, ये भी हो गया। तीसरे केस में क्या होगा, आपके पास बनेगा एक सॉल्ट जिसके मोल्स कितने बचेंगे आपके पास, M2V2 सॉरी M1V1, और आपके पास यहां पे क्या बच जाएगा, एक वीक बेस। वीक बेस के मोल्स कितने बचेंगे, M2V2 माइनस M1V1। एक वीक बेस और इसका सॉल्ट अगर बन गया तो ये होता है आपके पास बेसिक बफर। आया क्या समझ में? तो आपको मैं मिक्सचर दूंगा, मिक्सचर से आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई ये बन रहा है क्या। बेसिक बफर अगर आ गया तो क्या आएगा, POH इज इक्वल टू PKB ऑफ वीक बेस प्लस लॉग ऑफ मोल्स ऑफ SaSWB, यानी कि लॉग ऑफ M1V1 अपॉन M2V2 माइनस M1V1। वापिस से कर देता हूँ, रुक जा। सपोज मैंने कहा कि आपको दिया हुआ है एक वीक एसिड, ये M1V1 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस, इसका दिया हुआ है M2V2। चलो बताओ तीन केस क्या हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग वाले के मोल्स वीक से ज़्यादा होंगे, या दोनों के मोल्स बराबर होंगे, या क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वाले के मोल्स वीक वाले से कम होंगे। यही पॉसिबल है। अरे एसके इक्वेशन लिखना मेरे भाई, ये ले चल, थर्ड वाला केस बता रहा हूं तेरे को, प्लस वाटर आएगा। अब थर्ड वाले केस में इसके मोल कितने, M2V2, ये कितना है M1V1, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, ये M2V2 माइनस M1V1 आएगा, ये M1V1 नहीं आएगा क्या? मोल कॉन्सेप्ट भूल गए?
चलो अब यहाँ पे बताओ क्या होगा। फर्स्ट वाले केस में क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कॉन्सेंट्रेशन C मान लो, तो इट इज एज गुड एज स्ट्रॉन्ग बेस। कॉन्सेंट्रेशन C कितना आएगा उसका, M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2, हाँ या ना। तो PH की जगह आएगा यहाँ पे POH इज इक्वल टू माइनस लॉग C, खत्म। यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन उसका C डैश मान लो, उसकी वैल्यू क्या होगी M1V1 और M2V2 बाय V1 प्लस V2। एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का आंसर क्या होता है, PH इज इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग C, खत्म। चलो अब इसमें बताओ क्या होगा, थर्ड वाले केस में क्या होगा। आपके पास एक वीक एसिड बनेगा और उसका सॉल्ट बनेगा। क्या हो गया ये, एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट, क्या बोलते हैं इसको, अभी नीचे लिखा हुआ है एसिडिक बफर भाई। एसिडिक बफर में क्या होता है, PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या है आपके पास, कितना बचेगा भाई, इसके मोल्स कितने बचेंगे वीक एसिड के, M1V1 माइनस M2V2, इसके कितने आएंगे M2V2, तो यहाँ पे लिख दो भाई M2V2 अपॉन, बढ़िया घुस गया भेजे में, हाँ जी। तो आइडेंटिफाई करना सीखो, आइडेंटिफाई करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। फॉर्मूला बफर का सबको याद होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। हाँ भाई हाँ, एक H प्लस का ही फर्क होना चाहिए तभी तो कॉन्जुगेट बनेगा। हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ये सॉल्ट कौन सा होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिड कौन सा होता है, वीक एसिड। ये किसके लिए है, एसिडिक बफर के लिए। बेसिक बफर के लिए क्या होगा, POH, K की जगह आ जाएगा PKB, यहाँ आ जाएगा सॉल्ट बाय बेस। बेस क्या हो जाएगा, वीक बेस, ये क्या हो जाएगा आपके पास, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है, हाय सागर भाई। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं कि H3PO4 और Na3PO4, तो ये एक अगर मैं कहता हूं कि वीक एसिड है तो ये उसका सॉल्ट है। क्या ये एसिडिक बफर है, बताओ, क्या ये एसिडिक बफर है, ये एसिडिक बफर नहीं है। क्यों, डिफरेंस ऑफ 1H प्लस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस तभी बनेगा। तो यहाँ पे कितने H प्लस का डिफरेंस है, 3, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहता H3PO4 है, ये वीक एसिड है, और मैं कहता हूं NaH2PO4 है, ये इसका सॉल्ट है, तो क्या ये एसिडिक बफर है, क्या ये एसिडिक बफर है, हाँ। क्यों, ये क्यों एसिडिक बफर है, क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ 1H प्लस है, तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा इसका। बिना कॉन्सेंट्रेशन के भी कर सकते हो भाई, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ बफर क्या होता है, तो बफर काम कैसे करता है। सपोज मैं कहता हूं बफर का काम होता क्या है, कि थोड़ा सा आप एसिड डालोगे या थोड़ा सा आप बेस डालोगे, थोड़ा सा, है ना, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस और OH माइनस इज कंज्यूम्ड, यानी कि pH चेंज नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम अभी गोलगप्पे खाते हैं, हमारे स्टमक में बफर होता है। अगर हम गोलगप्पे खाते हैं तो बेहोश नहीं होते हैं, स्टमक मैनेज कर लेता है, क्योंकि स्टमक में बफर है, तो स्लाइटली एसिडिक होगा, मैनेज हो जाएगा। हम केक खाएंगे, स्लाइटली बेसिक होगा, हमारा पेट मैनेज कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल तुम लैब में जाके कहोगे हम तो एसिड पियेंगे भाई, आज HCl के अपन बढ़िया पार्टी कर रहे हैं, HCl पी के मर जाओगे। तो थोड़ी सी मात्रा में H प्लस या OH माइनस अगर होता है तो ही कंज्यूम कर पाता है बफर। तो मैकेनिज्म क्या है बफर का, सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास एक एसिडिक बफर है, सपोज ये एसिडिक बफर है, CH3COOH कॉन्सेंट्रेशन C1, CH3COONA ये इसका सॉल्ट है, ये C2 है। तो अभी बताओ मुझे इसका pH कितना होगा इस बफर का, PKA प्लस लॉग ऑफ C2/C1, बिल्कुल सही।
अब मैं आपको समझा रहा हूं बफर काम कैसे करता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। केस 1, एड H प्लस इज इक्वल टू एक्स। अगर H प्लस डालोगे तो क्या होगा, ये H प्लस किससे रिएक्ट करेगा, ये H प्लस रिएक्ट करेगा CH3CO माइनस Na प्लस से, और क्या दे देगा आपको CH3COOH। अच्छा, ये बहुत कम डालते हो, सच दैट x इज मच मच लेस देन C1 एंड x इज मच मच लेस देन C2। तो अगर मैं कहता हूं ये C2 है, ये x है, ये C1 है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये हो जाएगा C2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा C1 प्लस एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी टाइम पास नहीं यार। अगर मैं H प्लस डाल रहा हूं तो क्या होगा, pH कम होगा। बन तो अभी भी बफर ही रहा है, देखो फाइनली बफर बन गया क्योंकि ये दो बचे हैं। अच्छा, pKa तो कांस्टेंट है, तो कुछ चमत्कार होना चाहिए जिससे कि ये वाली टर्म अपने आप कम हो जाए, है ना, क्योंकि ये pH कम हो रहा है, देखो अपने आप कम हो जाएगी। सॉल्ट क्या हो गया, C2 माइनस एक्स हो गया कम, ये हो गया C1 प्लस एक्स हो गया ज़्यादा। तो क्या ये ओवरऑल टर्म अपने आप मैनेज हो गई क्या, हाँ या ना। तो बफर क्या करता है भाई, अपने आप गणित लगा लेता है अपनी, तुम्हें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ बफर। सपोज मैं आपसे कहता केस 2, आप करो ऐड OH माइनस, चलो OH माइनस बेस है तो क्या होगा CH3COH प्लस OH माइनस, मान लो आपने ये X ऐड कर दिया, ये आपको क्या दे देगा CH3CO माइनस। ये C1 है, ये X है, ये C2 है, ये क्या हो जाएगा C1 माइनस एक्स 0 C2 प्लस एक्स, क्योंकि X C1 से बहुत छोटा होगा, थोड़ी मात्रा में ही ले सकते हो, और ये भी थोड़ा मात्रा में ही होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस केस में अगर आप सपोज OH माइनस डाल रहे हो तो क्या होगा, POH बढ़ जाएगा। आशीर्वाद है भाई, आशीर्वाद है। POH बढ़ गया या POH कम हो गया क्योंकि आप OH माइनस बढ़ा रहे हो। तो अपने आप क्या होना चाहिए, PKB, ये तो एसिड है ना, सॉरी, POH कम हो गया तो pH बढ़ गया, तो वो क्या होगा pKa, ये कांस्टेंट है। अब कुछ चमत्कार होना चाहिए कि अपने आप बढ़ जाए, चेक करो ये अपने आप बढ़ेगा कैसे, ये हो जाएगा C2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा C1 माइनस एक्स, ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू घट गई, अपने आप ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई क्या, जल्दी से बताओ, हाँ या ना। जैसे मैंने ऊपर बताया था उसी का ही केस है। तो इस तरीके से बफर काम करता है, थोड़ी सी मात्रा में H प्लस या OH माइनस डालोगे, इट विल रेजिस्ट द चेंज इन pH, रेजिस्ट चेंज इन pH। क्लियर है। बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड अपॉन चेंज इन pH ऑफ बफर। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड बफर कैपेसिटी इफ 0.1 moles of NaOH is added to a buffer CH3COOH plus CH3CONa to change pH by 0.4 units। क्या होगा बताओ बफर कैपेसिटी, जल्दी से बताओ। बफर कैपेसिटी क्या होगा, 0.1 इज एडेड, 0.4 का चेंज, 1/4। आया समझ में। अब इसमें विशेष मंत्र क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होती है, वो कब होती है जब मोल्स ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर मोल्स ऑफ वीक बेस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि मोल्स ऑफ एसिड बराबर मोल्स ऑफ सॉल्ट और मोल्स ऑफ बेस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्ट। तो ये बात ध्यान रखना, विशेष मंत्र कैलकुलेट करोगे, डिराइव करोगे, उतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, बफर कैपेसिटी का पहले एक्सप्रेशन बनाओ, फिर डी ऑफ बफर कैपेसिटी बाय dx करो, फिर उसको जीरो करो, फिर अप्रोक्सीमेशन मानो, तो आता है ये। आप सीधा सीधा क्या करोगे, डायरेक्टली बराबर कर दो ना भाई, क्यों इतना दिमाग लगाना है। क्लियर है क्या ये बात। अब टाइट्रेशंस के अंदर मैंने चित्र बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस चित्र को देखो, ये क्या है, pH ऑफ अ सॉल्यूशन, यहाँ पे NaOH है, तो यानी कि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट कर रहे हो, सपोज पहले आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये आपको जंप दिख रहा है,
मैं आपको रेड से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जंप आ गया, जंप दिखा, और फिर यहाँ पे आ गए। अरे भाई ये ऐसे लाल लाइन देखना लल्लू लाल, प्यार से बोल रहा हूँ भाई, ऐसे ये लाल लाइन देख, लाल लाइन, ये जंप दिख रहा है। अब मैं इस लाल लाइन को ऐसे बना रहा हूँ, ये दिख रही है लाल लाइन। इसको 3 जोन में डिवाइड करो, ये है जोन 1, ये है जोन 2, ये है जोन 3। ये मैं कर रहा हूं सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ठीक है। जोन 1 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा है। अब जोन 2 बहुत छोटा है, तो जोन 2 में क्या है, जस्ट बराबर हो रहे हैं, यानी कि वो इक्विलेंस पॉइंट है। और जोन 3 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कम है। अब एक बात बताओ, क्या ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या? यही तो है, यही तो है। ये जोन 1, ये जोन 2, ये जोन 3। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? यही तो है। तो टाइट्रेशन कोई अलग चीज नहीं है, मिक्सचर ही है। मैंने करा दिया तीनों जोन में क्या पीएच होगा। आई क्या बात समझ में? अच्छा, यहां पे पीएच का रेंज कितना होता है? पीएच का आपके पास रेंज होता है, एंड पॉइंट में लिख रहा हूं, एंड पॉइंट रेंज होता है यहां पे 4 से 10। तो आप कौन कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हो यहां पे जो 4 से 10 में अच्छा खासा ओवरलैप रखता है? तो यू कैन यूज फिनोप्थलीन, यू कैन यूज मिथाइल ऑरेंज, यू कैन यूज मिथाइल रेड। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास एक वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं इसको अब दिखा रहा हूं ब्लू से, ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। इसको मैं नीले से दिखा रहा हूं, ये है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो नीले से दिखा रहा हूं, ये ऐसा बनेगा, ये जोन 1, ये जोन 2, ये जोन 3। हाँ या ना? जोन 1 में क्या होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा है, यहाँ पे वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर है। यहाँ पे क्या होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से कम है। अरे मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, एक मिनट, सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, एक मिनट। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस लिखना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, मैंने एक चीज़ को गलत लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, इसको काट दो। ये हो गया वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, एक मिनट। हाँ, इसको काट दिया, इसको ये लिख दिया, इसको मैं कहता हूँ वीक एसिड, इसको मैं करता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको वीक एसिड, इसको स्ट्रॉन्ग बेस, इसको वीक एसिड, इसको स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वीक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक बफर। यहाँ पे क्या बनेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे क्या होगा, एज गुड एज स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे आपके पास जो ये एंड पॉइंट है, इस केस में एंड पॉइंट आपके पास रेंज आता है 7 से 10। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, फिनोप्थलीन यूज कर सकते हो। क्या हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3? दिखाऊं? ये देखो, ये देखो, दिख रहा है क्या? ये जोन 1, ये जोन 2, ये जोन 3। आया क्या समझ में? हाँ या ना? चलो, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास एक ये HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड करते हैं तो ठीक है। मैं इसको सपोज ये वाला दिखाता हूं, आपको ले लिया, सपोज मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस में कैसे आएगा, ऐसे ग्राफ आ रहा है, दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये जोन 1 है, ये जोन 2 है, ये जोन 3 है। क्लियर है? जोन 1 में क्या है इस केस में, जोन 1 में क्या है बताओ? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा है, हाँ या ना? तो क्या बनेगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक बफर।
जोन 2 में क्या होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ग्राफ नहीं दिख रहा है, अरे यार इतनी सी बात, ये ले इसको हटा दिया, हटा दिया, आप दिख रहा है। मैं इस ग्राफ को बना रहा हूँ वापस से यहाँ पे तेरे सामने, येलो से दिखा रहा हूँ, देख ये ऐसा बनेगा, ये डिप ऐसा, ये तेरे पास है जोन 1, ये जोन 2 और ये जोन 3। क्लियर है। इस वाले जोन 1 में ये हो रहा है, जोन 2 में ये हो रहा है, जोन 3 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के मोल ज़्यादा होंगे। क्या ये हम कर चुके हैं क्या, ये देखो, ये है जोन 1, ये है जोन 2, ये है जोन 3। आया क्या समझ में। इसमें आपके पास एंड पॉइंट रेंज क्या आती है, आपके पास इसमें एंड पॉइंट रेंज आती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें एंड पॉइंट रेंज आएगी 4 से 7। तो आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हो, इसमें आप यूज़ कर सकते हो मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन कभी भी नहीं होता है, बताओ क्यों नहीं होता है। क्योंकि इनके अंदर ये जो बीच का जंप है ये इतना छोटा आता है कि कोई भी इंडिकेटर बता ही नहीं पाता है कि अरे भाई एंड पॉइंट आ चुका है। इसीलिए वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन नहीं होता है, इसीलिए मैंने मिक्सचर में भी नहीं कराया था। आती है क्या बात समझ में, सबके भेजे में घुस गई तो टाइट्रेशन फोड़ दोगे। ये मैं करा चुका हूं भाई, ये भी करा चुका हूं, ये भी करा चुका हूं। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या कहती है, सपोज एक इंडिकेटर है आपके पास, एच आई एन गिव्स एच प्लस प्लस आई एन माइनस, और ये आपको देता है सपोज इसका पी है आपके पास पी के इंडिकेटर, तो वो क्या होगा आपके पास एच प्लस इंटू आई एन माइनस अपॉन एच आई एन। इसको बोलते हैं एसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, इसको बोलते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये कलर C1 है और ये कलर C2 है, तो क्या होगा, अगर मैं एसिड डालूंगा तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो कलर C1 दिखेगा। अगर मैं कहता हूं कि बेस डालूंगा तो ये HIN रिएक्ट कर जाएगा तो IN माइनस बनेगा तो कलर C2 दिखेगा। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं तो इसमें क्या आएगा आपके पास आंसर, ये इंडिकेटर है, जैसे आपके पास फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज ऐसे दिखते हैं ये इंडिकेटर। तो अगर आपके एसिडिक मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, तो क्या कलर होंगे वो मैंने दिखाया है, दिस इज फॉर फिनोप्थिलीन। तो अगर मैं कहता हूं कि इसमें ध्यान कैसे रखना है, आप ध्यान रखो कि अगर एक एसिडिक इंडिकेटर है जैसे कि HIN, तो भाई उसको ट्रीट करो एसिडिक बफर की तरह, बस इतना ध्यान रखना है। तो अगर एसिडिक इंडिकेटर है तो बताओ उसका pH क्या होगा, PK इन प्लस लॉग ऑफ IN माइनस बाय HIN, एसिडिक इंडिकेटर टाइप ही हो गया। अच्छा, अगर IN माइनस बाय HIN सपोज मैं कहता हूं ये रेशियो 1/10 है, तो ज़्यादा कौन है, HIN, इसका कलर क्या है, कलर C1। अगर IN माइनस बाय HIN आपके पास 10/1 हो गया, तो ये इसमें ज़्यादा कौन सा हो गया, ये हो गया, तो उसका कलर क्या हो गया, C2। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कलर C1 दिख रहा है तो pH क्या होगा, PK इंडिकेटर -1, और यहाँ पे pH क्या होगा, PK इंडिकेटर +1। तो बेसिकली इंडिकेटर की रेंज क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक। आया समझ में, यस और नो। ये क्लियर है क्या। अगर मैं कहता हूं कि कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। सपोज मैं कहता हूं कि ये AgCl एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, जब Q K से बड़ा होगा। तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, Q K के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम, और Q K से छोटा हुआ तो फॉरवर्ड, हाँ या ना। अब जो इस रिएक्शन का Q होता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा इसका, Ag प्लस इंटू Cl माइनस एट एनी टाइम विच इज नॉट इक्विलिब्रियम। और इसका जो K होता है उसको हम बोलते हैं KSP, जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
तो मैं कह सकता हूं कि अगर आयोनिक प्रोडक्ट KSP से बड़ा है तो क्या बनेगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो इसमें ट्रिक क्या है, आपको ध्यान रखना है कि Q ही आयोनिक प्रोडक्ट है, K इज इक्वल टू KSP है, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेट बनेगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे क्या होगा, IP इज इक्वल टू KSP, प्रेसिपिटेट जस्ट अबाउट टू फॉर्म में, बनेगा नहीं अभी। यहाँ पे क्या होगा, IP लेस देन KSP, यानी कि नो प्रेसिपिटेट। क्लियर है ये बात? सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन अगर मुझे करवाना है, ठीक है, तो उसमें क्या कह दिया मैंने, सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ पे आपके पास एक आयन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको मान लीजिए, सपोज मैं लेता हूँ कि ये Ag+ है, ठीक है, यहाँ से मैं डाल रहा हूँ, सॉरी ये मान लीजिए नीचे Cl- है और Br- है, दोनों 0.1 मोलर है, ठीक है, ऊपर से मैं Ag+ डाल रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि KSP ऑफ AgCl आपको दिया हुआ है 10⁻⁻⁶ और KSP ऑफ AgBr आपको दिया हुआ है 10⁻12, ठीक है। तो बताओ पहले कौन प्रेसिपिटेट बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Ag+ इंटू Br-, सॉरी इंटू Cl-। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू 0.1 डालता हूँ तो Ag+ कितना आएगा, 10⁻⁵। अभी पता लग जाएगा PS, रुक, इसको मैं लिखूंगा Ag+ इंटू Br-, इसकी वैल्यू 0.1 है, तो यहां से Ag+ कितना आएगा, नहीं फॉर्मूला मत याद कर, वो साइमल्टेनियस है, सेलेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अगर एक नंबर लाइन बनाता हूं, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻11, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻5, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻11 से कम है तो क्या AgBr प्रेसिपिटेट होगा, नहीं होगा। क्या AgCl प्रेसिपिटेट होगा, नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन 10⁻11 से ज़्यादा है तो क्या AgBr प्रेसिपिटेट होगा, होगा। क्या AgCl प्रेसिपिटेट होगा, नहीं होगा। और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, क्या AgBr प्रेसिपिटेट होगा, हाँ। AgCl प्रेसिपिटेट होगा, हाँ। आया क्या समझ में? ये है सेलेक्टिव। अरे 70 भाई, थोड़ा या ना रिवीजन के लिए थोड़ा तैयारी करके आनी पड़ेगी भाई। तो बस ये देखो कि ये वैल्यू क्या है, इससे कम अगर हो गई वैल्यू तो ये प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बराबर नहीं रहेंगे। सॉल्युबिलिटी S, सपोज मैंने आपसे कह दिया कि एक AX है, इसका KSP आपको बताना है, बताओ कैसे करेंगे। A2X3 ले लो सपोज, तो ये 2A+ और 3X- हो जाएगा सपोज, इसका KSP मुझे निकालना है, बताओ कैसे करेंगे। तो आप लोगे कि ये 2S है, ये तो सॉलिड होता है, और ये क्या हो गया 3S। KSP की वैल्यू क्या होगी, A+ का स्क्वायर X- का क्यूब, यानी कि 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब, ये हो गया KSP। तो आपके पास S की वैल्यू क्या आ गई, KSP अपॉन 27 की इंटू 4 108 की पावर 1/5, राइट। कॉमन आयन इफेक्ट अगर है तो क्या होता है, अगर कॉमन आयन इफेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं AgCl आपने ले लिया, तो इसका KSP क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखता हूं SS। अब मैंने कह दिया, मान लो आपने AgNO3 ले लिया 0.1 मोलर, तो ये क्या आ जाएगा Ag+ प्लस NO3-। तो ये आपके पास क्या आ गया 0 0, ये 0.1 अब ये आ गया प्लस 0.1, तो KSP क्या आ गया S+ 0.1 इंटू S। अब ये अफेक्टिवली क्या हो जाएगा 0.1 ही हो जाएगा क्योंकि S बहुत कम होता है। तो इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पहले था S इंटू S, अब हो गया S इंटू 0.1। तो क्या हो गया, अब S की वैल्यू क्या होगी, KSP अपॉन 0.1। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, KSP अपॉन S होती, और 0.1 बड़ा है, तो क्या होगा, अगर कॉमन आयन इफेक्ट है तो सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होती है। ये हो गया विपुल का मंत्र, आपसे यही पूछा जाएगा। अगर मैं कहता हूं हाइड्रोलिसिस, जैसे मैंने कह दिया CH3COAg है आपके पास, ये एक प्रेसिपिटेट है। अब अगर इसका मैं कहता हूं कि KSP आपको दिया हुआ तो आप लिखोगे SS। अब अगर क्या होगा CH3CO- का हाइड्रोलिसिस कराऊंगा मैं, तो यहां पे क्या आएगा, इसका KH क्या होगा KW/Ka,
ये क्या हो जाएगा s माइनस एक्स एक्स एक्स, अब ये भी हो जाएगा s माइनस एक्स, तो के एस पी क्या आएगा s माइनस एक्स इंटू एस। पहले क्या होता था s इंटू एस, अब क्या है s अब इंटू एस माइनस एक्स, तो s की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास हाइड्रोलिसिस हो रहा है विथ के एस पी तो आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये है विशेष मंत्र। मैंने गलती कर दी, कौन सी भाई, कौन सी गलती करी? जल्दी यार, टाइम मत वेस्ट कर, क्या गलती करी बता जल्दी से। कुछ भी बोलने के लिए बोलना है यार, सीरियसली। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अगर मैंने कह दिया AgCl है, कॉन्सेंट्रेशन ही होता है मोल पर लीटर। सपोज मान ले इसका K1 तेरे को दिया हुआ है, और सपोज मैंने कह दिया AgBr तेरे को दिया हुआ है, ये आपको दे दिया K2, तो K1 प्लस K2 क्या होगा? S1 प्लस S2, ये आ जाएगा S1 प्लस S2। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे S1 प्लस S2 इंटू S1, यहाँ पे क्या लिखोगे S1 प्लस S2 इंटू S2। KSP, कौन सा KSP भाई? अरे यार तू टाइम मत वेस्ट कर यार, दोनों को ऐड कर दो। तो K1 प्लस K2 क्या आ जाएगा? इसका अंडर रूट आ जाएगा आपके पास S1 प्लस S2, तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? K1 अपॉन अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2, और S2 क्या आ जाएगा? K2 अपॉन अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2। यहां तक क्लियर है? ये अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये सवाल करके बताओ, जेई 2013 का सवाल है ये, पटाख से करो। फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। आंसर अपना देने के बाद अपना नाम भी लिख देना। क्या ऑप्शन है इसका, जल्दी से बताओ। उसमें एक चीज और आएगी यार, वो मेंस के अंदर नहीं है, एडवांस में अपन करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया है कि करेंगे उसको। रिफ्रेश कर यार, जल्दी से आंसर दो। नमन का आंसर आ गया बी, Ag2CrO4 कॉन्सेंट्रेशन इज 1.1, वही तो निकालना है। 10 की पावर माइनस 11 है, 10 की पावर, अरे भाई यहाँ पे 10 की पावर माइनस 11 है, ये 10 की पावर माइनस 10 है, 10 की पावर माइनस 12 है, और 10 की पावर माइनस 9 है। मयंक का आंसर आ गया बी। अरे मैं लिख देता हूं यार, सॉल्युबिलिटी इन मोल ऑफ Ag2CrO4 इन 0.1 मोलर AgNO3, ठीक है। ये यहां से यहां तक देख लो, यही लिखा हुआ है, इन 0.1 मोलर AgNO3। ये सवाल आया था, तो क्या करेंगे इसमें? अब तो करो। तो बेसिकली ये क्या है, सॉल्युबिलिटी का सवाल है जिसमें आपको साइमल्टेनियस यूज करना है या कॉमन आयन इफेक्ट यूज करना है। तो Ag2CrO4 है, वो आपको क्या देगा? 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, तो ये आ गया 2s, ये आ गया s। इसका KSP कितना है? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12। AgNO3 आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? एक सॉल्यूबल कंपाउंड होता है, तो ये पूरा टूट जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 2s, ये आ जाएगा प्लस 2s। क्या मैं कह सकता हूँ ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट की ये वैल्यू 2s प्लस 0.1 है, इट इज विल बी इक्वल टू 0.1 ओनली। सो क्या मैं कह सकता हूँ KSP विच इज 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 0.1 स्क्वायर इंटू सॉल्युबिलिटी S। तो S की वैल्यू क्या आएगी? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है सबको? काफ़ी लोगों ने सही किया। चलो अगला सवाल करो, ये मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। आपको दिया हुआ है, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, आपको दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ Ab2 इन प्योर वाटर इज y इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4।
मोल पर लीटर। फाइन, आपको बताना है मुझे कि y की वैल्यू क्या होगी। अब तो दिख रहा है ना पूरा, इसको पूरे को हटा दिया मैंने, यही लिखा हुआ इसके आगे बस। आंसर दो इसका। टू। टू आएगा भाई। अच्छा, नमन का टू, सुशांत का टू। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि के एस पी अगर मैं लिखता हूँ ए बी टू का, तो वो क्या आएगा आपके पास, ए प्लस टू बी, ऐसा आएगा। अब ये अगर एस है तो ये टू एस है, तो अगर ये टू एस है और ये एस है तो क्या आएगा आपके पास, एस इंटू टू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2 इंटू टेन की पावर माइनस 11। तो 4s क्यूब क्या आ गया आपके पास, 32 इंटू टेन की पावर माइनस 12। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू टेन की पावर माइनस 4। तो ये आपके पास y इंटू टेन की पावर माइनस 4 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये जेई 2020 में आया था भाई, बहुत खतरनाक सवाल है क्या ये? ऋषि क्या गलती कर रहा है? सृष्टि तेरा सही है, गुड। उत्कर्ष पॉइंट टू गलत। ठीक है, ये सवाल करके बताओ। अगेन जेई मेंस में आया था, फास्ट। इसका ऑर्डर बताना है आपको। ऑर्डर क्या है आंसर में? ऑर्डर लिखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, सॉरी पीओएच, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। बी ए डी सी। ओके, आयुष्मान का आंसर है बी ए डी सी। बी सी डी ए, बी ए डी सी, एम एस का आंसर है। ए सी डी बी, इसका पीएच क्या होगा? सी डी बी है। अरे भाई सवाल पढ़ते नहीं हो, सबसे सॉरी लिखवाऊंगा अभी मैं। इसका पीएच क्या होगा, 2। इसका पीएच क्या होगा, 14 माइनस 2। इसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। इसका पीएच क्या होगा, 7। तो पीओएच क्या होगा भाई? अब क्या है यार, ये सवाल नहीं हो सकता है क्या? सबसे ज्यादा ए, फिर हो जाएगा आपके पास डी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा बी। क्या सृष्टि, क्या शिवम, क्या श्रेया, क्या कर रही है यार? दर्श, मयंक, पीएच का लिख दिया ना, सॉरी लिखो भाई। ये जेई मेंस का सवाल है, चिल्लड़ सवाल, गलती कर दी ना फिर भी। सब लोग सॉरी लिखो। ये ऐसे मत करो यार। अब कह रहे हो आयोनिक डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है इसमें बताओ? तुम सवाल पढ़ते नहीं हो यार। इंग्लिश डिफिकल्ट है क्या इसकी? सॉरी लिखो सब लोग। जिनका राइट आया गुड जॉब, जिनका गलत आया यार अब तुम क्या बोल रहे हो यार? इसमें आयोनिक की क्या गलती है? गलत बात यार। रैंक चेंज हो गई भाई, रैंक चेंज हो गई। चल अगला सवाल करो सब। ये होमवर्क है, अभी नहीं करना है, करके लाना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वाला करके बताओ, चलो करो। एसिडिक बफर कौन सा केस में एसिडिक बफर बनेगा? चलो बताओ, आंसर लिखो अपना और अपने नाम के साथ। ये समय रहना सी, ये पागल हो गया है भाई। हर जगह समय रहना सी लिखता रहता है तू यार, हर बार सी लिख रहा है तू इतनी देर से।
SM मैंने समझा दिया था यार, टाइम मत वेस्ट कर यार। अनिल का C है। जो 11वीं के बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा ये, उनको माइक्रो कोर्सेज में आराम से पढ़ाऊंगा। वो बाकी अभी अटेंड मत करो यार, उनके लिए नहीं है ये क्लास। ZS तेरा नाम क्या है? शिवम का D। सोच के बता यार, स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है उसका? ग्लेन का आंसर है D। मिहिर, मोहित का आंसर है C। सृष्टि का आंसर है C। तन्मय का D। जवाहर का B। चलो देखते हैं फर्स्ट केस में क्या बन रहा है। फर्स्ट केस में क्या है, अगर मैं A कहता हूं तो उसमें क्या है, आपके पास 10 मिलीमोल है CH3COOH और आपके पास 20 मिलीमोल है NaOH। तो आपके पास इफेक्टिवली क्या दिया हुआ है कि ये वीक एसिड है, इसके मोल्स कम है स्ट्रॉन्ग बेस से। तो क्या बनेगा आपके पास, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। क्या ये बफर है? नहीं। सेकेंड केस में 10 मिलीमोल CH3COOH, ये क्या है 10 मिलीमोल NaOH। तो यहां पे क्या बनेगा, ये वीक एसिड के मोल स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर है। क्या ये बफर है क्या? नहीं। सेजल, रुशिता, मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं कि गलत आंसर है, फिर भी बी लिख रहे हो। सी, आपने HCl लिया कितना, 10 मिलीमोल, उसको आपने लिया 20 मिलीमोल CH3CONA के साथ। चलो देखो क्या होता है। CH3CONA लिया, इसके साथ HCl लिया, क्या बनेगा, CH3COH बनेगा। ये 20 है, 10 है, ये 0 है, ये फाइनली 10 0 10। तो क्या हो गया, ये एक वीक एसिड है, उसका सॉल्ट है, और ये एक वीक एसिड है। सही तो है, लेकिन हर जवाब में तू सी लिख रहा है, एक ही बात यार। तो मैंने कब कहा कि तू गलत है? मैंने कहा हर सवाल में तू सी लिख रहा है। सी इज द राइट आंसर। समय भाई डरा मत कर इतना। ये तो क्या यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। खटैक। अब क्या ये आयोनिक इतना डिफिकल्ट है क्या जितना तुम बोल रहे हो यार? अरे भाई CH3CONA क्या है, लिख देना यार इसको, इतना क्या दिमाग लगा रहा है। SH क्या है ये, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो इसका pH 7 से बड़ा होगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट बेस है। बता तो दिया था मैंने, हाफ PKW प्लस PK प्लस लॉक्सी। हाँ भाई, आगे बढ़े। ये सवाल करके बताओ। चलो आपको मैं बोल रहा हूं, solubility is denoted by, यहां पे मैं लिख रहा हूं is denoted by, solubility is denoted by S। then which of the following is correct? अबे आयोनिक ऐसे ही लोग डरते रहते हैं, सुपर सरल है आयोनिक। मैं, अरे मैं गुस्से में नहीं हूं यार, आसान सवाल गलत होते ना दिल दुखता है यार, कठिन सवाल गलत करो तो दिल नहीं दुखता है। गुस्से में क्यों होऊंगा यार, मेरे बच्चे हैं यार, मैं पैशनेट नहीं हो सकता हूं? कल मेरा मेरा खुद का भाई या मेरी खुद की बहन अगर जेई का एग्ज़ाम देंगे तो पैशनेट नहीं होऊंगा कि अरे यार वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पेपर गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। नमन का ए, ऋषि का ए, तन्मय का ए, मयंक का ए, दर्श का ए की बरसात हो चुकी है, बरसात हो गई है भाई ए की। ए आ रहा है, हर्षित का ए आ रहा है, श्रेया का ए आ रहा है। ए इज द राइट आंसर। अरे ऐसे थोड़ी होगा, हमेशा गलत हो जाएगा यार, कैसे होगा ये आपके पास 3 जिरकोनियम आएंगे और आपके पास 4 फॉस्फेट आएंगे, तो ये आएगा 3s, ये आएगा 4s। तो आएगा 3s का क्यूब इंटू 4s की पावर 4 बराबर KSP। तो s की वैल्यू क्या आएगी, KSP अपॉन ये आएगा 6912 की पावर 1/7। ए आ गया भैया, ए सब लोगों का ही सही आ गया, फोड़ दिया सबने, शाबाश, खुशी हुई। ये करके बताओ।
हाँ भाई आंसर लो फटाफट, खट 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 खट। अब समझ में आया कि जो चीज़ें बताई थी उसी में से ही पूछ रहा हूँ सब, ऐसा नहीं है कि आज तुमको मैंने कुछ भी बाहर से बता दिया है। तो घर पे जाके रिवाइज कर लेना अच्छे से, और क्लास के एंड तक रुका करो, कॉन्फिडेंस आता है। मज़ा आ रहा है ना, सवाल होते हैं क्योंकि यार इंसान को ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, तभी सवाल में करने में मज़ा आता है। हाँ भाई करके बताइए, खटैक से आंसर लिखो, खटैक से। मयंक का आंसर आ गया डी, बहुत बढ़िया। बाकी डी, आयुष्मान का डी, पीएम का डी, श्रेया का डी, रुशिता का डी, एएस का डी, सबका डी आ गया भाई। फोड़ दिया है सब लोगों ने। आपने देखा कि ये दिया हुआ है, आप लोगों ने कहा कि अरे ये तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने कहा इसमें वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच 7 से कम तो होना ही चाहिए। चलो अच्छी बात है, आपने फॉर्मूला लिखा हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, इसकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो ये आएगा हाफ 14, पी के बी कितना हो जाएगा 5 माइनस लॉग सी कितना हो जाएगा आपके पास माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻²। ये अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 5.35, खत्म। आंसर आ गया डी फॉर दिल्ली। सब लोगों ने फोड़ दिया इसमें। 9th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। जेई के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है भाई। चलो ये वाला करके बताओ। द पीएच ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज, ये पूछा है आपसे, करो आंसर लिखो इसका 10th वाले का। अब नहीं लग रहा ना डिफिकल्ट? मयंक भाई वादे का पक्का हूं मैं यार। नमन का आंसर आ गया डी, एबी का आंसर आ गया डी, एमए का आंसर आ गया डी। अच्छा भाई मिहिर का भी डी, श्रेया का भी डी। तो डी की बरसातें हो रही हैं आज तो। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा। तन्मय का आ गया सी, ग्लेन का आ गया डी। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं उत्तर बताऊंगा ना, फिर तुमको लगेगा अबे यार ये क्या हो गया। H2SO4 से H प्लस निकलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा जल्दी से बताओ। 20 इंटू 0.1 इंटू 2, यानी कि 4 मिलीमोल। NH4OH एक वीक बेस है, इसके कितने मोल्स हैं 30 इंटू 0.2, यानी कि 6 मिलीमोल। अरे यार एसिड बेस रिएक्शन है, तो एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा जल्दी से बताओ। ये NH4 प्लस बचेगा, मान लो ये HCl होता तो ये क्या बनेगा NH4 प्लस। ये आपके पास एक वीक बेस का हो गया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हो गया आपके पास वीक बेस। अब यार ये गलती काफ़ी लोगों ने करी थी कि इसको 4 की जगह 2 लिख दिया होगा। फाइनली क्या होगा आपके पास, ये 6 है, ये 4 है, ये 0 है, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। तो POH क्या आ जाएगा आपके पास PKB प्लस लॉग ऑफ 4/2। PKB कितना है 4.7, लॉग ऑफ 4/2 कितना हो जाएगा log 2, यानी कि 0.3। तो POH कितना आ गया 5, तो pH कितना आ गया 9। तो ये कठिन सवाल नहीं है यार, ये ध्यान हटने वाला सवाल है, तो ध्यान नहीं हटना चाहिए। तो सही है भाई, सी उत्तर सही है। सृष्टि बहुत बढ़िया, अक्षित बेहतरीन। एसिडिक कैसे आ गया, अरे बेस है ना, ये बेस है तो ये सामने एसिड है ना। मैंने सिंपली H2SO4 की जगह, तू चाहे तो ऐसे कर ले, इसको H2SO4 गिव्स NH4 होल ट्वाइस SO4 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही बात आएगी। यहां तक क्लियर है क्या?
ये वाला जो सवाल है, ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको निकालना है टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, टू गेट अ, मैं यहां पे लिख देता हूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है, ठीक है, करके बताइए। हाँ वो बफर था ना, पीएस, वेलकम टू द वर्ल्ड, उठ गए भाई। KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, नो 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 नो, KSP थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, सॉल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। अब करके बताओ, मैंने सब कुछ ही बता दिया, अब तो आंसर बताइए भाई इसका, अपने नाम के साथ आंसर लिखिए। अक्षित का आंसर है सी। अरे यार बेसिक बफर का फॉर्मूला यूज किया ना, ये देखना POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, ये बेसिक बफर है ना, एक वीक बेस और उसका सॉल्ट बेसिक बफर है, तो यही एंडरसन इक्वेशन आएगी। मयंक का सी, अंकित का सी, तन्मय तेरा भी सी, KS का ए, शिवम का ए आ रहा है। अच्छी बात है भाई, ए भी आ सकता है, देखते हैं क्या आता है। हर्षित का सी आ रहा है, नमन का ए आ रहा है, PM का बी आ रहा है, सुशांत का सी आ रहा है। तो मैं सॉल्युबिलिटी अगर इसकी S मानता हूं तो ये 2S हो जाएगा, तो 2S का स्क्वायर इन 2S इज इक्वल टू KSP, तो हो जाएगा 32 इंटू 10 की पावर -9। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 इंटू 10 की पावर -3। यहां तक क्लियर है क्या? अब ये सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर होती है, तो आपको अगर मैं 0.1 ग्राम PbCl2 देता हूं तो PbCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 207 प्लस 35.5 इंटू 2, यानी कि क्या आ जाएगा 278। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 अपॉन 278, लेट द वॉल्यूम बी V, तो इतना आ गया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन। तो V की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 10 की पावर, V की वैल्यू आएगी 0.1 अपॉन 278, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.18 लीटर, अप्रोक्सीमेटली आएगा, ये एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। क्या हो गया? अरे भाई सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है डिफाइंड इन मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोल पर लीटर पहले मैंने सॉल्युबिलिटी निकाल दी KSP से, वो आ गया इतना। अच्छा अगर इसका 0.1 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 278 है, तो उसके मोल्स कितने हैं, 0.1 अपॉन 278, मान ले उसका वॉल्यूम V है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये रहा, उससे वॉल्यूम निकाल लिया। अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन, अरे भाई मोल्स कितने होंगे, अगर आपको सॉल्युबिलिटी दे दी है इतनी, तो ये मोल्स पर लीटर होगा ना, ये मोल्स हैं, ये लीटर है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। चलो करो, किसमें से पीएच, इसमें से 1 होगा पीएच, चलो करके बताओ। अरे SM में दे चुका हूं एक्सप्लेनेशन यार, तू टाइम पे आया कर, टाइम वेस्ट मत कर दूसरों का। यहाँ पे देखो भाई, कर्म की थ्योरी समझो, जो दूसरों का समय खराब करता है, समय उसे खराब करता है। समय की इज्जत करो भाई, चाहे वो अपना हो किसी और का हो। HCl के बाद कहां पे प्लस साइन लिखा है भाई, अक्षित का बी आ रहा है, ऋषि का बी आ रहा है, ध्रुव का ए आ रहा है, डी फॉर डन मोहित आ रहा है,
हर्षित का बी आ रहा है, मयंक का भी बी आ रहा है, नमन का भी बी आ रहा है, एसबी का बी, तन्मय का बी। अरे ये तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सवाल है। इसका आंसर देखोगे तो कैसे आएगा, ये पहले ऐसे लिख के बैठ जाओ, ये इक्वेशन तो फिक्स है। इसका आंसर बी ही आएगा। कैसे? 75 इंटू 1/5 इसके मोल्स हैं, इसके 25 इंटू 1/5 मिली मोल्स हैं, ये सारे मिली मोल्स हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 15। ये कितने हो गए? 5। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन कट में लिख दिया ना डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही कट है भाई, बाकी कुछ कट नहीं है। फाइनली क्या होगा? इसके 10 मिली मोल बचेंगे, ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl क्या होगा? 10 तो मिली मोल है, यानी कि इतने मोल्स हो गए। वॉल्यूम कितना हो गया? 75 V1, ये है V2 यानी कि 100, और ये हो गया ml में, लीटर में हो गया। तो ये क्या हो गया? 0.1। 0.1 अगर है तो pH क्या आएगा आपके पास? 1, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबको समझ में आ गई क्या ये बात? तो यार मैंने आज जो भी आपको बताया आयोनिक के अंदर, हाँ, ऐसा है क्या कि आयोनिक बहुत कठिन है? ऐसा लग रहा है क्या कि बहुत ज़्यादा कठिन है और ये हो ही नहीं पाएगा? मतलब अगर मैंने अभी सपोज क्लास में 10 सवाल कराए तो 6-7 सवाल तो सबसे ही हो गए भाई। तो भाई आपको क्या करना है? आपको ये कोशिश करनी है कि आसान या मीडियम सवाल आपसे हो जाए, छोड़ के मत जाना इस टॉपिक को। जितना मैंने कराया उतना रिवाइज करके जाना, आसान या मीडियम सवाल आपसे होना ही होना है। तो प्लीज आप इस पूरे को एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। थिंकिंग बदल गई और हर क्लास के एंड में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा के आप लोगों का, मेरा काम क्या है यार? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, मोरल अगर बढ़िया होता है ना अपन का, तो अपन फोड़ कर आते हैं। तो अपन को मानना पड़ेगा भाई कि अपन दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, तभी अपन छक्का मार सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला जो सेशन है वो कौन सा है? वो है हमारे पास सॉल्यूशंस, ट्यूसडे को होगा, ठीक है। आप ये जो है ये पूरा पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, प्रॉमिस कर लीजिए मुझे, प्रॉमिस कर लीजिए पढ़कर आएंगे आज का सेशन, प्रॉमिस कर लीजिए रिवाइज करेंगे, प्रॉमिस कर लीजिए कि ये भी आगे से पढ़कर आएंगे, और प्रॉमिस करिए कि अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई करेंगे और क्लास के अंत तक रुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फोड़ेंगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, रुचिता का प्रॉमिस आ गया। प्रॉमिस में यार, प्रॉमिस के अंदर अभी कमी मत करो भाई। वादा इंसान की, देखो इंसान का जो, इंसान की कीमत उसकी शब्दों से होती है, उसके वादे से होती है। पक्का प्रॉमिस, प्रॉमिस बेहतरीन। चलिए बहुत मजा आया मुझे, फिर से मिलेंगे अपन अगली क्लास में, सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।